नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसा कि मेरा बोर्ड बता ही रहा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th NCERT। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। ये जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन मैं दे दूं कि ये ना केवल 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आने वाले जितने भी क्लासेस में आप लोग आगे मैथ्स पढ़ने वाले हैं, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आगे चल के अगर 11th-12th में भी आप अगर मैथ्स लेते हैं तो ये तो आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। सो बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे, इनिशिएट करेंगे इन सारी चीज़ों को और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, है ना। सिंपली अगर बिल्कुल मैं साधारण सी भाषा में मैं बोलूँ तो यदि अगर हमारे पास स्टार्टिंग के ही 2 शब्द जो हैं वो 3 साइड्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ट्राइंगल्स टाइप्स की बात होने वाली है। और मैं बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we have to study about the angles of triangles and which kind of triangles, that is right triangles। ठीक है, चलिए तो समझते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट्स फ्रॉम right triangle। Here is a right triangle ABC in which right angle at B, and as we know that very well, the side opposite to 90 degree is always hypotenuse। और यदि अगर मैं यहाँ पर इस एंगल की बात कर रहा हूँ, दैट इज बेसिकली हम जिसको क्या बोलते हैं, थीटा। सो इस केस में हमारे पास इस एंगल के अपोजिट साइड, है ना, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल, हम जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, हम जो भी एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल इज बेस। क्लियर है। तो हमारे पास थीटा के सामने वाली जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर, और जो भी एडजेसेंट साइड है, इससे जुड़ी हुई साइड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। और बची हुई तीसरी साइड जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। सो इन दैट केस इट इज बेस, एंड ये जो है हमारे पास, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इन द सेम वे यदि अगर मान लीजिए कि हम लोग इस एंगल की बात कर रहे होते, तो इस केस में हमारे पास 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, BC। देन इन दैट केस हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता, BC, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB। इस परिस्थिति में हमारे पास जो बेस होता वो क्या होता, हमारे पास AB। चलिए समझते हैं हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये क्या होते हैं भैया, तो ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा और इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास सेक थीटा, एंड टेन थीटा इसी का अपोजिट होता है हमारे पास कॉट थीटा। आप इनको कुछ और टर्म्स में इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
cosec थीटा एंड वाइस वर्सा cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम sec की बात करें, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा, या फिर sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा अपोजिट होता है हमारे पास cot थीटा का, या फिर आप इसे साइन और कॉस का रेशो भी बोल सकते हैं क्या होता ही है ना। आप ये मानकर चलें कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशो होता है वही क्या कहलाता है हमारे पास tan थीटा। इन द सेम वे cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा एंड इट इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए कनेक्ट करते हैं इनको हम हमारे राइट ट्राइंगल से, और इसके लिए सदियों से चला आ रहा इस मूल मंत्रा को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये है हमारे जनाब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना। सिंपली याद करने का एक फंडा है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, सो आप भी इसे फॉलो कर लें। यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का मतलब क्या है? दैट मीन्स ये है हमारे पास रेशो P अपॉन H, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड P अपॉन B दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये है हमारे पास साइन थीटा, ये है हमारे पास कॉस थीटा, दरअसल ये है हमारे पास tan थीटा, है ना। बच्चों ने कई तरीके से इस फॉर्मूले को अपने याद करने के तरीके से जोड़ लिया है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्लियर है? सो आपकी भी मर्जी, आप भी चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। सिमिलरली यदि अगर हम बात करें इसके अपोजिट की, तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का अपोजिट क्या होता है हमारे पास? सेक थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सिमिलरली अगर हम tan के अपोजिट की बात करें तो ये होता है हमारे पास cot थीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए तो आगे मूव करते हैं और समझते हैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। दरअसल यही पूरा आधार है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, और आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो पहली ही आइडेंटिटी जो हमारे पास आने वाली है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहीं से मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ सब आइडेंटिटीज और तैयार कर ली, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने दो सब आइडेंटिटीज और तैयार कर ली, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, या फिर अगर मैं एक बार यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊँ तो इज इक्वल्स टू 1। ये है मेरे पास दूसरी आइडेंटिटी। चलिए बात करते हैं हम लोग हमारी तीसरी आइडेंटिटी की, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से भी कुछ दो सब आइडेंटिटीज हम लोग और प्रिपेयर करने वाले हैं। वो क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर एक बार आप कॉट को इधर लेकर आ जाएं, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाने वाला है हमारे पास 1। बेसिकली हमारे पास ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं, आप इन पर फोकस करें, बाकी तो आप लोग इन पर सब आइडेंटिटीज़ तो आप भी ट्रांसफॉर्मेशन करके बना सकते हैं।
ठीक है। सो अब अगला सवाल आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये आइडेंटिटीज़ डिराइव कहाँ से की गई, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इनका जन्म हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ दीज बेसिक आइडेंटिटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको नोट करने के लिए आप लोग वीडियो को फटाफट पॉज कीजिएगा, तब तक मैं इसे रफ करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की डिराइव हुई या कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। तो इसकी जन्म जो है वो भी एक राइट ट्राइंगल से ही हुआ। सो मैंने यहाँ पर अगेन एक राइट ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ABC, और यहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ इसी एंगल की। सो इन दैट केस इट इज़ हाइपोटेनियस, adjacent side base and side opposite to angle that is perpendicular। चलिए अब मैं इतने उम्मीद करके चलता हूँ कि आप सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते होंगे। सो मैंने जैसे ही यहाँ पर पाइथागोरस साहिब की थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई किया, सो मुझे क्या मिला, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसे ही मैंने नाम दे दिया समीकरण 1। दैट मीन्स इक्वेशन 1। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ यदि अगर मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, क्या ये कैंसिल हो जाएगा? ऑफ कोर्स इट इज 1। AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, देखिए ज़रा वहाँ पर AB क्या है, परपेंडिकुलर, AC क्या है, हाइपोटेनियस, है ना। सो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, और ऑफ कोर्स यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मुझे फंक्शन पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। देन BC अपॉन AC यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड इट इज cos थीटा, सो इट विल बी cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आती है मेरे पास मेरी पहली आइडेंटिटी। चलिए एक छोटा सा ज्ञान की बात मैं आप लोगों को और बता दूं, आप लोग स्पेशली इसे नोट करके रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, बट इसका मतलब कतई ये नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों का मतलब यह है कि फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एंगल का ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगेन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ अब की बार किसका डिवाइड किया, BC स्क्वायर का। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिलने वाला है, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ साफ कॉन्सेप्ट है। AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। देखते हैं AC अपॉन BC क्या होने वाला है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, H अपॉन B। तो ये क्या हो जाएगा, जरा बहुत ध्यान से देखो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक, है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। AB अपॉन BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन tan स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। सो सिंपली हमें यहाँ पर मिल गई है हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। चलिए एक बार फिर से और देखते हैं हम लोग। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1
बाय ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब क्या रह गया, सी ए स्क्वायर बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ अब की बार मैंने किसका डिवाइड किया, सी ए स्क्वायर का। तो ऐसा करने पर मुझे अब क्या मिलने वाला है, मैंने ए सी से कर दिया था, बी सी से कर दिया था, ए बी रह गया है मेरा, सॉरी, है ना, मुझे यहाँ पर अब की बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, सो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। देखते हैं, नाउ दिस टाइम हाइपोटेनियस अपॉन ए बी यानी कि परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है भैया, साइन का अपोजिट यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। ए बी अपॉन ए बी कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1, बी सी अपॉन ए बी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। सो फाइनली इस तरीके से हमारे पास डिराइव होती हैं ये तीनों आइडेंटिटी। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में पूछा जाए ये एक सेकेंडरी मैटर है, आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, तब तक आप लोग इसे पॉज करके नोट करिएगा। चलिए तो अब हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो भी इस ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दैट इज़ बेसिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या होते हैं ये, तो समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड हेयर इट इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड हेयर इट इज़ 1। कॉस जो होता है वो जस्ट उल्टा करके लिख दें आप, इस रो को रिवर्स करके। सो यहाँ पर 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड हेयर इट इज़ 0। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि tan जो होता है वो साइन और कॉस का ही रेशियो होता है। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। सो अब यहाँ पर बचने वाला है 1/√3। दो सेम वैल्यू फ्रैक्शन में आएंगी, सो यहाँ पर हमें मिलेगा 1। √3/2 अपॉन 1/2 आप लोग करेंगे तो आपको मिलेगा √3 एंड वी नो दैट वेरी वेल 1/0 इज़ इन्फिनिटी, या फिर कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ND मीन्स नॉट डिफाइंड। क्लियर है, यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही सारी वैल्यू अगर कॉसेक सेक कॉट के फॉर्म में अगर आपको निकालनी हो तो आप लोग जस्ट रेसिप्रोकेट कर दें इसका। साइन 0 यानी कि यदि अगर मुझे कॉसेक 0 की वैल्यू चाहिए है तो 1/0, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए है तो 2/1, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2/1, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, यानी कि जस्ट इनका रेसिप्रोकेट हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। जो भी वैल्यू यहाँ पर साइन कॉस टेन की है, यदि अगर क्वेश्चन में डिमांड है कॉसेक सेक कॉट की, तो इन्हीं वैल्यू को आप लोग इस पर्टिकुलर एंगल पर रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। चलिए तो अगला सवाल फिर वही आता है कि ये वैल्यूज़ अब आती कहाँ से हैं। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, और बहुत डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं, तो आप लोग पूरा फोकस अपना यहीं पर रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं, इसके लिए भी मैंने एक यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर किया है ना। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो मैंने यहाँ पर इनको नाम दे दिया ABC, और ये सारी साइड्स इक्वल थी तो इनके डायमेंशंस को मैंने क्या मान लिया,
ए। और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हैं वो 60 60 60 डिग्री के होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब एक ही काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने सपोज यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल बना लिया AD, है ना, सो इन द एक लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया AD, तो यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है और यही मेरे पास किसका काम कर रहा है, मीडियन का भी काम कर रहा है। और मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a/2 और ये भी a/2, है ना। और ये जो है हमारे पास ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। चलिए तो देखते हैं हम लोग आगे का काम क्या होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। और चूंकि AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है, यानी कि ये ऊपर वाले 60 डिग्री एंगल को दो इक्वल पार्ट्स यानी कि 30 डिग्री में डिवाइड कर देगा। चलिए अब क्या होने वाला है, मेन कंसर्न हमारा ये है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर कर लिया ABD, है ना। और चूंकि ये एक राइट ट्राइंगल है ABD, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। और जब मैंने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो मुझे मिला हाइपोटेनियस यानी कि AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि AD का स्क्वायर, बेस यानी कि BD का स्क्वायर, और इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है। AB की वैल्यू A है तो मैंने इसकी जगह पर A रख दिया। AD के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और BD की जो वैल्यू है वो है भैया a/2। चलिए a² AD² प्लस a²/4, इसको भी मैं इधर लेकर आ जाऊँ। सो a² माइनस a²/4 इज इक्वल्स टू AD²। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। फाइनली मैंने इसका LCM ले लेना है। 1 और 4 का LCM क्या मिलेगा, 4। सो यहाँ पर क्या बचने वाला है, 4a² माइनस a²। भैया मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि इस स्टैंडर्ड में आकर सभी बच्चों को LCM वगैरह लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 4a² माइनस a² फाइनली गिव्स 3a²/4 एंड हियर इट इज AD²। स्क्वायर को भी मैं इधर शिफ्ट करूँ तो 3a²/4 इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, इसमें से जो कुछ रूट से बाहर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे बाहर ले लो, जो नहीं आ सकता उसे अंदर रहने दो। सो AD की वैल्यू मुझे मिल गई है √3a/2। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ क्या, √3a/2, ये मुझे मिल गई AD की वैल्यू। चलिए अब मेरा काम बहुत आसान है। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है सो आसानी से हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर डिराइव कर पाएंगे। चलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन कर लिया और इसी ट्राइंगल में मैं अब एंगल कंसीडर कर रहा हूँ sin 60 डिग्री, है ना, sin 60 डिग्री। और आप सभी लोग जानते हैं sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AD, है ना, AD, और हाइपोटेनियस क्या है, AB। सो AD की वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली है, √3a/2, और AB की वैल्यू कितनी है, A। इससे ये कैंसिल। सो फाइनली sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, है ना। मैं यहाँ पर टिक करते जाता हूँ जो जो भी वैल्यूज़ हमारी होती जाएंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर कंसीडर किया cos 60 डिग्री। और हम सभी जानते हैं cos 60 यानी कि cos थीटा बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, a/2, और इसकी वैल्यू a, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। सो ये कितना हो जाएगा, a/2 इंटू 1/a। फाइनली इट गिव्स 1/2। ये आ गई cos 60 डिग्री की वैल्यू। कहाँ है cos 60 डिग्री, सो मैं इसे भी टिक कर ले रहा हूँ। ठीक है, देन बात करते हैं हम लोग tan 60 डिग्री की।
tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास भैया, AD, बेस क्या है, BD। इसकी वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर की, √3a/2, और बेस की वैल्यू कितनी है, a/2। सो फाइनली √3a/2 इसको ऊपर ले जाओ तो 2/a, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना बचा, √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है भैया हमारे पास, √3। तो 60 डिग्री वाला कॉलम तो हमारे पास कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। चलिए ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा लेते हैं और बात करते हैं अब 30 डिग्री की, है ना। और 30 डिग्री के केस में BD हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, AD एडजेसेंट साइड है तो वो क्या होगी, बेस होगी, और हाइपोटेनियस तो फिक्स ही होता है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि इस बार क्या होगा, BD अपॉन AB, है ना। और BD की वैल्यू कितनी है, a/2, AB की वैल्यू कितनी है, a। फाइनली कितना बचेगा, 1/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है भैया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AD अपॉन AB। क्लियर है। AD की वैल्यू कितनी है, √3a/2, √3a/2, और AB की वैल्यू a है, a से a कैंसिल, कितना बचेगा, √3/2। यही आ रही है cos 30 डिग्री की वैल्यू। और बात कर लेते हैं हम लोग tan 30 डिग्री की वैल्यू की। सो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि a/2 अपॉन बेस √3a/2। सो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, फाइनली हमारे पास कितना बचा, 1/√3। तो इस तरीके से हमने 30 डिग्री की भी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट कर ली हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्रीज की वैल्यूज़ का डेरिवेशन कैसे हुआ। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं 45 डिग्री की। सो 45 डिग्री के लिए मैंने क्या कर लिया है, एक और राइट ट्राइंगल लिया है ABC। और इस बार ये जो राइट ट्राइंगल है ना, ये साधारण राइट ट्राइंगल नहीं है, इसको मैंने ले लिया है एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। और एंगल की हम बात कर लेते हैं इसी की, थीटा की। सो इस केस में फिर से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर। एंड एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस। अब चूंकि ये दोनों हमारे पास साइड्स बराबर हैं तो इसको मैंने नाम दे दिया A। और जैसे ही इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सो क्या होने वाला है, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB² प्लस BC² इज इक्वल्स टू AC²। सो फाइनली इट इज A² प्लस A² इज इक्वल्स टू AC², 2A² इज इक्वल्स टू AC²। और इसको भी यदि अगर हम इधर लेकर आ गए तो कितना बचा, AC। एंड फाइनली इट इज A√2। सो AC की वैल्यू कितनी आ गई भैया, √2a। ठीक है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। सो जल्दी से अब हम लोग, आप लोग जानते हैं कि यदि अगर ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री। ये तो स्वाभाविक सी बात है। और बचे हुए दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यही होती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल। सो बचे हुए दो एंगल के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय 45 डिग्री होने के, है ना। तो ये दोनों ही एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री के। चलिए बात कर लेते हैं साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि a अपॉन √2a। इससे ये कैंसिल, कितना बचा, 1/√2। cos 45 डिग्री की बात करें, सो अगेन इट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन
हाइपोटेनियस AC, है ना। सो BC की वैल्यू फिर से कितनी है हमारे पास A, और ये कितना है A√2, इससे ये कैंसिल, ये भी कितना बचा 1/√2। चलिए 1045 को भी समझ लेते हैं। 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, यानी कि AB अपॉन BC, A अपॉन A सेम वैल्यू कैंसिल आउट होकर क्या देंगी 1। चेक कर लेते हैं, यही है सब 1/√2 1/√2 1/√2, ओ 1 है ना। सो अगला काम हमारा ये भी हुआ। अब रह गया हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री। सो वो भी आसानी से हो जाएगा। अगर यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं सो जल्दी से पॉज कीजिए, नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री की तरफ। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ 0 डिग्री, है ना। और ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला काम है, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी अच्छी होगी। चलिए तो फिर से वही काम, ये एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर मैंने ये एक एंगल कंसीडर कर लिया थीटा। सो इस केस में मेरे पास ये क्या होने वाला है हाइपोटेनियस, और ये क्या होने वाला है बेस, एंड ये बची हुई तीसरी साइड परपेंडिकुलर। चलिए अब ज़रा बहुत ध्यान से समझना है ना, और जैसा जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ वैसा वैसा सोचने की कोशिश करना। सपोज़ मैं इस A को अगर थोड़ा सा यहाँ नीचे खिसका कर ले आऊँ तो ये एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना, और थोड़ा सा खिसका कर नीचे ले आऊँ तो ये एंगल थोड़ा सा और रिड्यूस होते जाएगा। मैं इस A को धीरे धीरे करके नीचे खिसका के ला रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि मैंने इस A को यहाँ ले आया, ये एंगल और रिड्यूस हो गया, ये और ये रिड्यूस होते होते यहाँ तक पहुँच गया। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये A खसकते खसकते बिल्कुल B पर ओवरलैप कर जाएगा तो ये एंगल 0 डिग्री का हो जाएगा। चलिए देखते हैं तो क्या होने वाला है इन केस ऑफ 0 डिग्री, है ना। AC जो है वो पूरा ओवरलैप कर जाएगा किस पर BC पर, यानी कि AC बराबर हो जाएगा BC के, और AB रिड्यूस होते होते क्या हो जाएगा भैया 0। अगर मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं, अगर मुझे अब वैल्यू निकालनी है साइन 0 डिग्री की, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AB अपॉन AC, और ये तो बेचारा 0 हो गया है, ठीक है, अपॉन AC। और मैथ्स ये कहता है कि न्यूमरेटर 0 तो सब 0, ठीक है। बात करते हैं हम लोग cos 0 डिग्री की, है ना, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC, और ये तो दोनों इक्वल हो चुके हैं। हमने देखा है 0 डिग्री के केस में AC और BC दोनों क्या हो गए हैं बराबर हो गए हैं, और बराबर वैल्यू कैंसिल आउट होकर क्या देती हैं 1 देती हैं। चलिए बात करते हैं tan 0 डिग्री की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC अपॉन BC, अगेन ये 0 है, ठीक है। सो फाइनली क्या मिलने वाला है 0। तो आप लोग देख सकते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 और tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं 90 डिग्री की। सो 90 डिग्री के केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए समझते हैं, A B C, है ना, ये रहा मेरे पास एंगल थीटा, और इस अवस्था में ये हुआ हमारे पास हाइपोटेनियस, ये हुआ बेस, और ये हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब 90 डिग्री कैसा होगा, इतनी बात तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री यानी कि स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, है ना। सो इस एंगल को मुझे 90 डिग्री बनाने के लिए इसको धीरे धीरे करके पास लाना पड़ेगा। ये एंगल थीटा से बड़ा है, यहाँ पर लेकर आया, ये एंगल थीटा से और बड़ा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि AC पास खसकते 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 एकदम कहाँ पर आ जाएगा
ए बी पर ओवरलैप कर जाएगा, है ना। और जैसे ही ये पूरा वर्टिकल आ जाएगा तो ये जो थीटा है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो इन केस ऑफ 90 डिग्री, है ना, AC जो है वो रिड्यूस होते होते कहाँ पर आ जाएगा, AB पर ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि AB बराबर हो जाएगा AC के, और BC होते होते सिकुड़ते सिकुड़ते एकदम 0 हो जाएगा। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो 90 डिग्री का खेल भी खत्म। साइन 90 डिग्री यानी कि कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, AB अपॉन AC। अब तो इस पंडित बद्री प्रसाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, इतना काम करने के बाद धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाती हैं। और अभी भी नहीं हुई तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी ढेरों क्वेश्चंस हमें करने हैं, सब याद हो जाएगा। AB अपॉन AC दोनों आपस में बराबर हैं और इक्वल वैल्यू कैंसिल आउट होकर क्या देती है, 1। सो बचा हमारे पास cos 90 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन AC, और ये तो 0 हुआ पड़ा है भैया, तो कितना देगा, 0। अब बात कर लेते हैं हम लोग tan 90 डिग्री की, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, और ये तो मैथ्स का मूल मंत्र है, गांठ बांध कर रख लें इस बात को कि यदि अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो मैथ्स की कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट देती है। सो उम्मीद करें यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक एंगल्स, है ना। और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और जल्दी से आप लोग इसे पॉज कर नोट करें। देन इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स। चलिए समझेंगे बहुत अच्छे से इसे भी। सो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्वाड्रेंट तो ऐसे ही कुछ होने वाला है यहाँ पर, और ऐसे ही होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स। क्या होता है इसके अंदर, ये इम्पोर्टेंट है। ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये एंगल 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये कंप्लीट 360 डिग्री। सो इस क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स आते हैं वो सारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 90 डिग्री से इस तरफ का एरिया, 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। और जैसे हमने इसके इस तरफ निकले, सो सारे एंगल 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 डिग्री से छोटे। इससे भी नीचे आगे गए, सो 180 से बड़े एंगल बट 270 डिग्री से छोटे एंगल मिलते हैं। और आगे बढ़े, सो भैया यहाँ पर 270 से बड़े और 360 डिग्री से छोटे एंगल। और देन इसके भी ऊपर निकल गए तो हमें यहाँ पर 360 डिग्री से भी बड़े एंगल। 10वीं क्लास के बच्चों में ये एक बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि सर 360 डिग्री से भी बड़े एंगल होते हैं। यस ऑफ कोर्स होते हैं। जलेबी देखिए, जलेबी के अंदर 360 डिग्री से भी बड़ा एंगल होता है। कैसे होता है फिर कभी हम लोग फुर्सत में समझेंगे। चलिए अभी यहाँ पर समझने वाली बात ये है ना कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं थोड़ी देर से बताता हूँ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब यदि अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें, सो ओनली साइन एंड कॉसेक फंक्शंस आर पॉजिटिव, है ना। ध्यान रखिएगा अभी कैसे अप्लाई करना है, बिल्कुल भी घबराइएगा मत, मैं सब सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है।
इस क्वाड्रेंट की बात करें तो ओनली tan and cot functions are पॉजिटिव, है ना। और यदि अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें सो यहाँ पर ओनली cos and sec functions आर पॉजिटिव। बुद्धिजीवी इसके लिए भी एक फॉर्मूला देकर गए हैं, आप लोगों को लगे सो आप लोग भी आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, इसका मतलब है जस्ट याद करने का तरीका है। ए मीन्स ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, एस मीन्स साइन और कॉसेक, टी मीन्स टेन और कॉट, और सी मीन्स कॉस और सेक फंक्शंस आर पॉजिटिव, है ना। अभी तक शायद मेरी बातों में आप लोगों को कुछ चीज़ें भी समझ में ना आई हों। चलिए कैसे करना है अप्लाई इसे यहाँ पर देख लीजिए। सो फाइनली यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब कभी भी आपको ये चार एंगल्स 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा, ये चार एंगल्स के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है तो वो चेंज हो जाते हैं। साइन की जगह पर कॉस, इसी तरीके से कॉस की जगह पर साइन, टेन की जगह पर कॉट और कॉट की जगह पर टेन। सिमिलरली कॉसेक की जगह पर क्या हो जाता है सेक, है ना, और सेक की जगह पर क्या हो जाता है कॉस हो जाता है। यहीं दूसरी तरफ यदि अगर आपको ये चार एंगल्स दिखाई दें 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, सो इनके साथ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स सेम, इनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। चलिए देखते हैं कैसे। साइन 90 माइनस थीटा, जहाँ कहीं भी 90 माइनस थीटा दिखे आपको बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए हुए साइन की जगह पर क्या कर देना है कॉस थीटा। अब 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। tan 90 प्लस थीटा, है ना, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए 90 है तो tan की जगह क्या हो जाएगा कॉट थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे अगर हम बात करें कि कॉसेक 180 माइनस थीटा, इसके साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है ना, लेकिन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर साइन और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से सपोज मान लीजिए कि सेक 180 प्लस थीटा आया, है ना, सो 180 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है तो सेक थीटा ही रहेगा, बट 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ पर, बट ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। चलिए कुछ वैल्यूज़ और देख लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए tan 360 प्लस थीटा है, ठीक है, तो इस केस में tan थीटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, tan थीटा ही रहेगा। tan 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और कुछ देख लेते हैं हम लोग। कॉसेक 270 माइनस थीटा, 270 जहाँ कहीं पर भी दिखे तो कॉसेक की जगह पर क्या आता है सेक थीटा। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कि cot जो है हमारे पास 180 प्लस थीटा है, तो 180 के साथ फंक्शन चेंज नहीं होता है, cot थीटा ही रहेगा।
ये थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ पर tan और cot पॉजिटिव आते हैं, सो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो बेसिकली यहाँ पर समझने वाली बात हमारे पास केवल इतनी ही थी, और खुशखबरी की बात यह है कि हमारी 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अगर सिर्फ 10th क्लास की मैथ्स पढ़नी है सो हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की ज़रूरत है ना। लेकिन यदि आप अगर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। सो अभी फ़िलहाल के लिए हमें केवल इतना समझना ज़रूरी है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, है ना। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो सारे 90 माइनस के साथ हैं, है ना, और 90 के साथ फंक्शन चेंज हो जाता है, जैसा मैंने साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, tan की जगह कॉट, कॉट की जगह tan, कॉसेक की जगह सेक और सेक की जगह क्या किया है, कॉसेक किया है। और 90 माइनस थीटा क्योंकि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है जहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। चलिए, सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने पूरा पार्ट यहाँ पर कवर किया है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक्स क्या क्या यूज़ होते हैं। सो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारा कंटेंट जो भी हमने इस सेशन में कवर किया है ये सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर सच में ऐसा है सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सही समय पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।